9 सितंबर 1980 की अंधेरी रात एक सुपर साइज कार्गो शिप पैसिफिक ओशन में लहरों से लड़ रही थी। टाइटैनिक से भी बड़ी और 16 फ्लोर्स जितनी ऊंची इस शिप को अगर स्टील का किला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन सिर्फ चंद घंटों के बाद इसका कोई नामो निशान नहीं था। ना कोई रेडियो सिग्नल आया, ना समंदर में कोई तैरता हुआ मलबा मिला। लाखों टन वजनी शिप बिना किसी निशान के अचानक कैसे गायब हो गई? अथॉरिटीज की जानिब से 20 सालों तक दुनिया को सिर्फ एक ही बात बताई गई कि बस शिप डूब गई है। लेकिन जब क्रू में मौजूद एक शख्स के बाप ने सच्चाई का पता लगाना शुरू किया तो जो कुछ समंदर के नीचे छुपा था उसने सबकी आंखें खोल कर रख दी। नाजरीन, 9 सितंबर 1980 की शाम पैसिफिक ओशन की गहरी लहरों को चीरता हुआ एक बेपनाह बड़ा कार्गो शिप एमवी टर्बिशर जापान की तरफ रवाना हुआ। लेकिन उसी वक्त ईस्ट की तरफ से एक और मेहमान उसकी तरफ बढ़ रहा था। टाइफन ऑर्किड, एक तूफान जो हर घंटे के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। एमवी डर्बिशर पिछले 8 हफ्तों से मुसलसल सफर कर रही थी। कनाडा की आयरन माइन से 1500 टन लोहा उठाने के बाद अटलांटिक ओशन को पार किया, अफ्रीका के सदर्न किनारे से गुजरी और इंडियन ओशन की लहरों को छांटती हुई अब आखिरी मंजिल के करीब थी। शिप पर 42 तजुर्बाकार लोग, जिसमें इंजीनियर्स, हेल्पर्स और एक्सपर्ट्स शामिल थे, अब बस अपने सफर के आखिरी चंद घंटे गिन रहे थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिप के कैप्टन जाफरी अंडरहिल, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस था, वह इस मिशन के जिम्मेदार थे। उनकी बीवी भी इंग्लैंड से जापान आ चुकी थी, लेकिन उनका मिलना अब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। कई दिनों से कैप्टन अंडरहिल वेदर रिपोर्ट्स पर भरोसा कर रहे थे। वह अपने करियर में ऐसे कई तूफान देख चुके थे। उन्हें यकीन था कि टर्बिशर टाइफून को आसानी से फेस कर सकती है। इस मुकाम पर सेफ हार्बर भी काफी दूर था, लिहाजा तूफान से लड़ना ही आखिरी हल था। कैप्टन ने स्पीड कम की और शिप की डायरेक्शन लहरों की तरफ थोड़ी सी घुमा दी। तूफान के दौरान शिप्स आमतौर पर ऐसा ही करती हैं ताकि स्टेबिलिटी बरकरार रहे। साथ ही कैप्टन ने एक इमरजेंसी मैसेज भी सेंड किया, जिसमें उन्होंने हालात के बारे में आगाह किया और शिप की करंट लोकेशन भी भेज दी। पर तूफान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लहरें 10 मीटर से भी ऊंची हो चुकी थी, कुछ तो डर्बिशर के बराबर की लंबाई तक जा चुकी थी। 1000 फीट लंबाई के साथ डर्बिशर टाइटैनिक से भी लंबी और चौड़ी थी और इसकी ऊंचाई 16 स्टोरी बिल्डिंग जितनी। ये कोई आम शिप नहीं, एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील का किला था और इसको बनाया ही दुनिया के सबसे खौफनाक समंदर से टकराने के लिए था। और इसीलिए ही कैप्टन के लिए टाइफून ऑर्किड एक मामूल का हिस्सा लग रहा था। लेकिन समंदर की अंधेरी गहराइयों में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसी रात 2 और बाहरी जहाज भी इस टाइफून का मुकाबला कर रहे थे। लेकिन अगली सुबह वो दोनों जहाज तो सही सलामत पोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन एमवी डर्बिशर का कोई अता पता ना चल सका। ये स्टील का किला अचानक कहीं गायब हो गया, बिना किसी निशान। आने वाले 20 सालों तक दुनिया को यह समझ ही नहीं आया कि आखिर उस रात क्या हुआ था। 9 सितंबर 1980 की शाम एमवी डर्बिशर ने आखिरी बार रेडियो मैसेज किया था। उसके बाद ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई फाइनल मैसेज, और फिर अगले 6 दिनों तक खामोशी का एक भयानक समा। शिप के ऑनर्स ने भी उसे मिसिंग रिपोर्ट नहीं किया। शायद उन्हें यकीन था कि बस रेडियो कांटेक्ट टूट गया है और डर्बिशर फिर से समंदर के किनारे कहीं नजर आ जाएगी। लेकिन दिन गुजरते गए पर डर्बिशर की कोई खबर नहीं आई। 15 सितंबर को पहली दफा शिप की गुमशुदगी की फिक्र महसूस की गई। एक इंटरनेशनल सर्च मिशन लॉन्च किया गया। हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स, नेवल शिप्स सब समंदर की छाती पर डर्बिशर के आखिरी कोऑर्डिनेट्स को अच्छी तरह छान मारते हैं। लेकिन इतने बड़े बाहरी जहाज का एक टुकड़ा भी कहीं तैरता हुआ ना मिला। 6 दिनों के बाद सर्च ऑन ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। अथॉरिटीज ने यह कहकर मामला रफा दफा कर दिया कि बस समंदर ने उसे निगल लिया और यह नतीजा फौरन बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के निकाल लिया गया। जिस तेजी से सर्च ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, उसी तेजी से न्यूज कवरेज भी। एमवी डर्बिशर के क्रू की फैमिलीज ने कई रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन करने जैसा कुछ है ही नहीं। मरने वालों के खानदान से यह बात हजम ना हुई। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात जानबूझकर छुपाई जा रही हो। एमवी डर्बिशर एक स्टील का आलमगीर जॉइंट ब्रिटेन के मशहूर सान हंटर शिपयार्ड में सिर्फ 4 साल पहले बनाया गया था। एक ऐसी शिप जो 1,50,000 टन से ज्यादा माल ले जा सकती थी और जो 20 साल पहले तक की शिप से 4 गुना ज्यादा लोड उठा सकती थी।
लेकिन इस दफा बात सिर्फ साइज की ही नहीं थी। डिजाइन भी नया था और डर्बिशर एक ओबीओ कैरियर थी। ये नए जमाने की एक ऐसी शिप थी जो एक साइड से ऑनियल जबकि दूसरी साइड पर आयरन ओर भर के ले जा सकती थी। इसका सबसे बड़ा फायदा शिपिंग कॉस्ट को कम करना था और इसी वजह से ये कभी भी खाली लौट कर नहीं जाती थी। अगर ऑनियल छोड़ा तो वापस आयरन और ले जाती थी, यानी शिप हमेशा चलती रहेगी और कंपनी को फायदा देती रहेगी। ट्रेडिशनल शिप्स के मुकाबले में एमवी डर्बिशर 30% तक ज्यादा रेवेन्यू बना सकती थी। इसका शुमार ब्रिज क्लास की शिप्स में होता था और उस वक्त ऐसी सिर्फ 6 ही शिप्स पूरी दुनिया में अवेलेबल थी। इसे ब्रिटेन के सान हंटर नामी शिपयार्ड ने बनाया था। उस वक्त इस कंपनी को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उनका मुकाबला था जापान और साउथ कोरियन शिपयार्ड से, जो वही शिप्स ज्यादा सस्ती और ज्यादा जल्दी बना रहे थे। सान हंटर, जो कभी दुनिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को